नमस्कार। चलिए बात करते हैं भारत के आने वाले कल की। साल 2026 तक भारत किस तरह से न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में नए नियम बना रहा है और अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। इस पूरी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक नई स्थिरता की धुरी बन रही है। फिर बात करेंगे भारत की भाषाई विविधता की। उसके बाद भारत के ग्लोबल परिवार यानी डायस्पोरा पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे भारत आज सिर्फ नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला बन रहा है। देखिए, आज की दुनिया में ना दो बड़े बदलावों की वजह से काफी अस्थिरता आ गई है। एक तरफ है अमेरिका, जो सबसे पहले मैं वाली नीति अपना रहा है, मतलब उसे अब पुराने गठबंधनों की उतनी परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ है चीन, जो अपनी सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इस बदलते हुए ग्लोबल माहौल में एक नई चीज हो रही है। खास तौर पर जर्मनी और भारत जैसे देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक नई साझेदारी की नींव रख रहे हैं। इस नए रिश्ते को नाम दिया जा रहा है इंडो यूरोप पार्टनरशिप। अब देखिए, ये कोई फॉर्मल मिलिट्री गठबंधन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साझेदारी है जहां भारत का बड़ा बाजार और उसकी आबादी यूरोप की टेक्नोलॉजी और पूंजी के साथ मिलकर स्थिरता का एक नया केंद्र बना रहे हैं। और इसमें जर्मनी का रोल बहुत दिलचस्प है। जर्मनी की नीति में एक बहुत बड़ा और अचानक से बदलाव आया है। इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध जैसी हाल की घटनाएं। सोचने वाली बात है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी ने हमेशा शांति की नीति अपनाई, लेकिन अब वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए पुनः शस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। जर्मनी का प्लान है कि 2030 तक वो अपनी जीडीपी का 3.5% यानी 3.5% डिफेंस पर खर्च करेगा। जानते हैं ये कितना होगा? लगभग $200 बिलियन हर साल। ये रूस के बजट से भी कई ज्यादा है। सच में एक ऐतिहासिक बदलाव है ये। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से थोड़ा हटकर भारत के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि ये जो जटिल बदलावों से निपटने का थीम है ना, वो देश के अंदर कैसे काम कर रहा है। इसके लिए हम केरल के एक नए भाषा विधेयक का उदाहरण लेंगे। तो केरल में एक नया मलयालम भाषा विधेयक आया है। इसका मकसद तो सरकारी कामकाज में मलयालम को बढ़ावा देना है, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद शुरू हो गया है, खासकर पड़ोसी राज्यों से। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह सब पर एक ही भाषा थोपने की कोशिश है? लेकिन अगर इस बिल को थोड़ा गहराई से देखें तो इसके अंदर कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, यानी कुछ ऐसे प्रावधान जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। पहली बात, ये साफ लिखा है कि बिल संविधान के अधीन है। दूसरी बात, जो अधिसूचित अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं वहां के लोग सरकारी काम के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और, जो छात्र हैं जिनकी मातृभाषा मलयालम नहीं है, उनके लिए भी विकल्प रखे गए हैं। वैसे ये कोई नई बहस नहीं है, ये मामला काफी समय से चल रहा है, लगभग एक दशक से। असल में इसी तरह का एक बिल 2015 में भी लाया गया था, पर उस वक्त राज्यपाल की तरफ से देरी होने की वजह से वो कानून नहीं बन पाया था। अच्छा, अब स्थानीय से वापस वैश्विक पर चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के ग्लोबल परिवार की, यानी इंडियन डायस्पोरा की। आइए समझते हैं कि उनका प्रभाव कितना जबरदस्त है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि आप एक भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकते हैं, पर भारतीय के अंदर से भारत को नहीं निकाल सकते। और ये बात उस गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को बिल्कुल सही तरीके से बताती है जो प्रवासी भारतीय महसूस करते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। और इस जुड़ाव का एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव भी है। सिर्फ 2024 की बात करें तो भारत को $125 बिलियन विदेशों से भेजे गए पैसों के तौर पर मिले। इस मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। ये पैसा देश के विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये स्लाइड प्रवासन के बारे में बदलती हुई सोच को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले एक डर था जिसे ब्रेन ड्रेन कहते थे, कि भारत का सबसे अच्छा टैलेंट देश छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन अब इस सोच को ब्रेन सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी अब माना जाता है कि टैलेंट बाहर जाकर ग्लोबल स्किल्स और ज्ञान हासिल करता है और फिर अक्सर वापस आकर भारत के विकास में योगदान देता है। और इस बदलते हुए माहौल को समझते हुए भारत सरकार भी एक साफ रणनीति के साथ काम कर रही है। इसे 3C रणनीति कहते हैं: कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट। यानी
प्रवासियों से जुड़ो, उनकी सफलताओं का जश्न मनाओ और उन्हें देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करो। तो इस सब का मतलब क्या है? इन अलग-अलग कहानियों को अगर हम जोड़कर देखें, चाहे वो भू राजनीति हो, घरेलू नीति हो या प्रवासियों की बात हो, एक चीज साफ है, ये सब भारत के अंदाज में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। और वो बदलाव ये है, अब भारत सिर्फ एक रूल टेकर नहीं रहना चाहता। मतलब दुनिया में जो हो रहा है उस पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, अब भारत एक रूल शेपर बनना चाहता है, एक ऐसा देश जो आने वाले कल के नियम बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाए। तो ये जो महत्वाकांक्षा है, ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत का प्रभाव बढ़ेगा, तो 21वीं सदी के नियमों को आकार देना आखिर दिखेगा कैसा? आने वाले दशकों में दुनिया के लिए इस बदलाव के क्या मायने होंगे? ये एक सोचने वाली बात है।